नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं नव भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात कर रहे हैं 12th क्लास कॉमर्स के सब्जेक्ट बीएसटी के पार्ट चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने देख चुके हैं मार्केटिंग का अर्थ क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है और मार्केटिंग के कार्य क्या क्या है, फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग। और आज हम जानेंगे कि मार्केटिंग जो है, एक तो उसके जो 4P है, मार्केटिंग के 4P अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सीबीएसई हो या आरबीएसई या किसी कंपटीशन का मामला हो, और कंपटीशन के अंदर भी क्वेश्चन पुट अप होता है कि विच इज द 4Ps ऑफ द मार्केटिंग्स एंड अदर पार्ट्स जो मार्केटिंग के जो छूटे हुए हैं, इंपॉर्टेंस जो है मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए चलते हैं मार्केटिंग की ओर कि मार्केटिंग क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मार्केटिंग जो है उसका क्या महत्व है और किन किन वर्ग के लिए महत्व है, कौन से वर्ग के लिए क्या महत्व है। ठीक है, आइए देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 4P जो है ये अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन बन जाता है कि मार्केटिंग के 4Ps कौन से हैं। तो मार्केटिंग के जो 4P हैं उनमें से पहला P है प्रोडक्ट। पहला P कौन सा है? प्रोडक्ट। मार्केटिंग का बेस प्रोडक्ट। दूसरा P जो है वो है प्राइस। दूसरा जो इसका बेस है वो है प्राइस। मार्केटिंग में प्राइस की बहुत वैल्यू होती है। अभी हमने फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शंस में हमने इसकी प्राइस को देखा था कि प्राइस ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा प्राइस का मतलब है जो मीडियम कैटेगरीज के जो लोग हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा प्राइस होने के कारण वो परचेज नहीं कर पाते हैं। तीसरा जो इसका P है वो है प्लेस। प्लेस हर चीज का एक स्थान होता है। आप अगर किसी वस्तु को लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसकी प्राइस के साथ उसका प्लेस भी ध्यान रखें। ठीक है, जिस कैटेगरी की वस्तु है उसको उसी कैटेगरी के लोगों के बीच में अगर बेचा जाएगा तो वो ज्यादा बिक पाएगी, वो ज्यादा सेल्स हो पाएगी, उसको ज्यादा वैल्यू मिल पाएगी। ठीक है, चौथा है वो है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है प्रवर्तन करना या उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, समय समय पर आपका जो उत्पाद है उसमें आप इनोवेशन करें और इनोवेशन करके उसको आगे बढ़ाएं। तो ये 4P जो है मार्केटिंग के अक्सर स्पेशली कंपटीशन एग्जाम्स में और सीबीएसई में बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, और आरबीएसई के अंदर भी पूछे गए हैं कि मार्केटिंग की 4P कौन कौन से हैं। तो पहला P प्राइस, दूसरा P प्लेस, तीसरा P प्रोडक्ट, चौथा P प्रमोशन। और इन सब का बेस क्या है? प्रोडक्ट। इन सब का बेस क्या है? प्रोडक्ट। पिछले वीडियो में हमने विपणन प्रबंध पढ़ा था। ठीक है, कि विपणन प्रबंध क्या है। दो शब्द थे, विपणन और प्रबंध। ठीक है, विपणन और प्रबंध। अब हम पढ़ेंगे विपणन प्रबंध का महत्व क्या है। विपणन प्रबंध का महत्व, और विपणन प्रबंध का जो महत्व है वो कौन से, तो विपणन जो प्रबंध जो है उसका महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग इज ग्रोइंग डे बाय डे। इंपॉर्टेंस जो है, और वो भी किसकी? इफेक्टिव मार्केटिंग की, वो आज डे बाय डे क्या हो रही है? बढ़ रही है। द रीजंस बिहाइंड दिस इज द चेंजिंग कंज्यूमर नीड्स। और इसके पीछे रीजन क्या है? कंज्यूमर की नीड, कंज्यूमर की आवश्यकता। राइजिंग सप्लाई ओवर डिमांड, सप्लाई, राइजिंग सप्लाई और बढ़ती हुई डिमांड।
gaps in consumer behavior and need hierarchy, varying consumer interest, etc. ये सभी वो चीज हैं जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को बढ़ा रही है। इफेक्टिव मार्केटिंग एफर्ट्स कैन हेल्प द नेशंस इन रैपिड इकोनॉमी। और इफेक्टिव मार्केटिंग जो है उसका प्रभाव नजर आता है किसके ऊपर? उसका प्रभाव नजर आता है रैपिड इकोनॉमिक, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के ऊपर। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ध्यान रखना, रिसोर्सेज बार बार कह रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर से कहता रहा हूं कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, और उन रिसोर्सेज जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज करने के लिए ही हमें मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द कंज्यूमर नीड्स, और ताकि कंज्यूमर के नीड्स को पूरा किया जा सके। मार्केटिंग इज ए continuous process and the activities involved are undertaken regularly, like the market analysis, communication, product diversifications, etc. For the conveyance of study, the importance of marketing management can be divided into following beneficiaries. मार्केटिंग मैनेजमेंट के महत्व को और विस्तार से जानने के लिए हमने इसको डिवाइड किया है 4 भागों के अंदर, और पहला भाग है वो है व्यवसायियों के लिए या उपक्रम के लिए क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस फॉर द बिजनेसमैन और एंटरप्राइजेस, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का बिजनेसमैन के लिए, व्यवसाय के लिए क्या महत्व है। दूसरा है इंपॉर्टेंस फॉर द कंज्यूमर्स, ग्राहकों के लिए क्या महत्व है। तीसरा है इंपॉर्टेंस फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए क्या महत्व है। और चौथा इंपॉर्टेंस फॉर द नेशंस, हमारे देश के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंपॉर्टेंस फॉर द बिजनेस एंटरप्राइजेस, कि बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए मार्केटिंग की क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला बिंदु आ रहा है इंपॉर्टेंस फॉर द बिजनेसमैन एंटरप्राइजेस। बिजनेसमैन या एंटरप्राइजेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला बिंदु है कि प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए, प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए सर्वाइवल इन कंपटीशन। अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है, आपको अपनी संस्था को बनाए रखना है, कंपटीशन में अगर आपको जीना है, अपनी संस्था को बनाए रखना है, तो जरूरी है मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्यों जरूरी है? क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको ग्राहक की मांग, रुचि, फैशन, आदत, डिमांड, सप्लाईज, ठीक है, उन सभी चीजों को जान करके ग्राहक की आवश्यकताओं का पता लगाने को प्रेरित करती है। और फिर जब आपने ग्राहक की इन चीजों के बारे में पता लगा लिया, तो आप जो चीज बना रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार होगा। और जब आपका प्रोडक्ट ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार होगा, तो नो डाउट कस्टमर सबसे पहले आपके प्रोडक्ट की ओर दौड़ेगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है 4G मोबाइल लॉन्च करने वाली रिलायंस कंपनी को पता था कि मार्केट में 2G और 2G कम्युनिकेशन चल रहा है, 2G नेट चलता था। उसमें इनोवेशन करने के लिए ग्राहक की डिमांड क्या है कि बार बार आपको पता होना चाहिए कि जब ग्राहक कस्टमर जो है वो नेट ओपन करता था तो वो गोला चलता रहता था। उस गोले को मिटाने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन लेके आया 4G नेटवर्क, और अब फिर वापस वही समस्या, क्योंकि अब हमारा वर्कलोड फिर बढ़ गया, तो वापस वैसी समस्या जनरेट हो रही है, तो वापस लेके आ रहा है 5G नेटवर्क। तो ये क्या है? तो ये है प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना। ठीक है, जो पहला कदम रखता है, इनोवेशन करता है, प्रतिस्पर्धा में जो आगे बढ़ता है, वही सफलता प्राप्त करता है। In the present competitive scenario, the organizations can survive only through its marketing activities. Any firm can make an effective marketing strategy and compete successful with the other players. आपके जो भी competitors हैं, अगर आप उनको compete करना चाहते हो, आप उनको defeat करना चाहते हो, तो आपको इसके लिए properly marketing management करना पड़ेगा। दूसरा बिंदु है basis of planning, नियोजन का आधार। नियोजन का आधार, आप जो प्लानिंग बनाते हैं
तो उस प्लानिंग का बेस क्या होता है? उस प्लानिंग का बेस भी तो यही होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उस चीज का पता लगाना, मार्केट में क्या संभावना है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, भविष्य में झांकना। तो भविष्य में झांकने की जो प्रक्रिया है, पूर्व अनुमान लगाना जो है, प्रीवॉयंस जो है, ठीक है, फ्यूचर में होने वाली संभावित घटनाओं का पता लगाना, ये सब मार्केटिंग के तो पार्ट्स हैं। और ये सब किस में इंक्लूड होते हैं? नियोजन में। तो इसलिए इसे क्या कहा गया? नियोजन का आधार। विपणन प्रबंध बाजार एवं उपभोक्ता से जुड़ी हुई प्रणाली है। परिणाम स्वरूप इसे ग्राहकों की आवश्यकताओं, रुचियों, इच्छाओं आदि का समुचित ज्ञान हो जाता है, आदि का समुचित ज्ञात हो जाता है। इसी कारण प्रत्येक संस्था उन वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान दे सकती है जिन्हें ग्राहक पसंद करते हैं। विभिन्न विपणन सूचनाओं, बाजार, मार्ग, प्रतिस्पर्धा, फैशन, ग्राहक रुचि, क्रय शक्ति आदि के आधार पर ही कंपनी योजनाओं को तैयार करती है। कंपनी जो प्लानिंग बनाती है, प्लानिंग किस बेस पे बनाती है? मार्केट के बेस पे बनाती है। और मार्केट के बेस पे पहले मार्केटिंग करती है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या रुचि है, क्या मांग है, ग्राहक चाहता क्या है, इन चीजों का अवलोकन करते हैं, पता लगाते हैं। जैसे देखो, अभी आप ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म डिमांड थी कोरोना टाइम के अंदर। कोरोना टाइम के अंदर डिमांड थी क्योंकि स्कूल्स जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं। साल भर लगभग 9 महीने स्कूल्स बंद रहे हैं, 9-10 महीने स्कूल बंद रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर बच्चों की स्टडी जो है अब वो कैसे करवाई जाए, बच्चों से कैसे जुड़ा जाए, इसलिए ये प्लेटफॉर्म जारी किया गया। ये प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन पाए। तो ये मांग थी, ये ग्राहकों की रुचि थी, ठीक है, ये समय की डिमांड थी। अगला बिंदु है अधिक उत्पादन, मोर प्रोडक्शन, सॉरी अधिक विक्रय, मोर सेल्स। ज्यादा विक्रय करना है तो भी आपको क्या अपनाना पड़ेगा? मार्केटिंग मैनेजमेंट। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्स, अगर आपको अपनी विक्रय बढ़ाना है, अगर आपको अपना सेल्स बढ़ाना है, तो सेल्स बढ़ाने के लिए भी आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट जब आपने मार्केट का रिसर्च कर लिया तो ऐसी वस्तुएं जनरेट करोगे जिससे ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। और अगर आप ऐसी वस्तु लॉन्च कर रहे हैं, बना रहे हैं जिससे ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, तो नो डाउट ग्राहक आपकी ओर आकर्षित होंगे, ग्राहक उस वस्तु को ज्यादा लाइक करेंगे। विपणन प्रबंध के द्वारा बाजार एवं उपभोक्ताओं का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। इससे ग्राहकों की बदलती हुई रुचियां, आवश्यकताओं या फैशन का ज्ञान प्रबंधकों को हो जाता है। वह उन्हीं के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, अतः माल का विक्रय आसानी से हो जाता है। अधिक उत्पादन। अब देखिए, जब विक्रय अधिक होगा तो क्या बढ़ेगा? विक्रय अधिक होगा तो उत्पादन बढ़ेगा। हम महत्व पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का महत्व क्या है? विक्रय बढ़ाने में सहायक, अधिक उत्पादन करने में सहायक। जब माल ज्यादा बिकेगा तो बताओ उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो नो डाउट प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में न्यूनतम लागत पर वितरण। न्यूनतम लागत कॉस्ट, जब चीजें कम बनती है तो लागत ज्यादा आती है, और जब चीजें ज्यादा बनती है तो लागत कम आती है। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? देखिए, 2 तरह की लागत होती है। किसी भी चीज को हम बनाते हैं तो उसमें 2 तरह की लागत आती है। एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो होती है वो बिल्कुल फिक्स रहती है, उसमें बदलाव नहीं आता। अगर आप एक चीज बनाएंगे तब भी उसकी लागत उतनी होगी, और 10 चीज बनाएंगे तब भी उसकी लागत उतनी होगी। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम एक बनाएंगे तब भी उतनी लागत आए और 10 बनाए तब भी उतनी लागत आए, तो क्यों ना हम कितनी बनाए? 10 बनाएंगे। तो 10 बनाएंगे तो लागत क्या आ रही है? कम आ रही है। दूसरी कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल जो कॉस्ट होती है, परिवर्तनशील जो लागत होती है, वो पर यूनिट के साथ, पर इकाई के साथ बदल जाती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप जयपुर से जोधपुर घूमने जा रहे हैं, आपने एक बस किराए पे ली, ठीक है। जयपुर से जोधपुर घूमने जा रहे हैं, आपने एक बस किराए पे ली। अब वो बस जो आपने किराए पे ली, वो बस किराए पे ली है 50,000 रुपए में,
आपने 2 दिन का या 3 दिन का टाइप किया कि भैया हम आपको 2 दिन के लिए बस किराए पे ले रहे हैं। आपने बस की बुकिंग की 50,000 रुपीज़ के अंदर। अब उस बस में अगर आप 10 लोग बैठ के जाएंगे तब भी बस का रेंट कितना होगा? 50,000 रुपये। और अगर उसमें 20 व्यक्ति बैठ के जाएंगे तब भी रेंट कितना होगा? 50,000 रुपये। अगर उस बस की कैपेसिटी 50 लोगों की है और उसमें 50 लोग बैठ के जाएंगे तब भी उसके रेंट कितना होगा? 50,000 रुपये। अब देखिए, अगर उसमें 10 व्यक्ति बैठ के जा रहे हैं और बस का रेंट कितना है? 50,000 रुपये, तो वहां पर 10 को डिवाइड करेंगे तो ईच पर्सन 5,000 रुपीज निकलेंगे। लेकिन अगर 50 व्यक्ति बैठ के जा रहे हैं तो पर व्यक्ति 1,000 रुपीज कॉस्ट लग रही है। तो यहां पर जो फिक्स जो लागत है, स्थिर जो लागत है, ठीक है, वो कम हो जाती है। इसलिए कहा गया न्यूनतम लागत पर वितरण कि जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जो स्थिर लागत जो है वो कम होती चली जाती है। लाभों में वृद्धि, नो डाउट लागत कम आएगी। जब लागत कम आएगी, विक्रय बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली लागत कम हो और सेल्स ज्यादा हो तो बीच में क्या निकल के आता है? प्रॉफिट निकल के आता है। लागत कम लग रही है, सेल्स दमादम बढ़ती जा रही है, तो प्रॉफिट में क्या होगा? प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायक, मध्यस्थ कौन व्यक्ति होते हैं? ये मध्यस्थ कौन होते हैं? देखिए, इधर कंपनी, ये कंपनी है, इधर कस्टमर, इधर कंपनी, इधर कस्टमर। पार्ले जी कंपनी है, ठीक है, या फिर आपको मान लो कोई भी कंपनी है, कोई भी ए कंपनी है, ए नाम की कंपनी है। इस ए नाम की कंपनी को अपना कोई प्रोडक्ट है, ये किसके पास पहुंचाना है? कस्टमर के पास पहुंचाना है। अब कंपनी डायरेक्ट तो कस्टमर के पास माल पहुंचाएगी नहीं, ये बीच में क्या करेगी? होलसेलर और रिटेलर जो होते हैं, होलसेलर और रिटेलर, तो इन होलसेलर और रिटेलर इनके माध्यम से इस प्रोडक्ट को कहां पहुंचाएगी? कस्टमर के पास पहुंचाएगी। तो ये जो व्यक्ति जो बीच में लगे हुए हैं, ये जो दोनों व्यक्ति जो होलसेलर और जो रिटेलर हैं, जो कस्टमर तक माल पहुंचाते हैं, इन्हें हम मध्यस्थ कहते हैं, मिडिल मैन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मिडिल मैन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशंस एट मिनिमम कॉस्ट इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग मिडिल मैन। तो ये मिडिल मैन जो है, इनकी प्राप्ति आसानी से हो जाती है। क्यों? ऐसा क्यों सर? मिडिल मैन, मध्यस्थ जो होते हैं, ये उसी कंपनी का माल बेचना पसंद करते हैं जो कंपनी, जिस कंपनी के माल की मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है। अब आपको पता है मार्केट में बहुत सी कंपनियां मसाले बेचती है, लेकिन एमडीएच कंपनी का जो मसाला जो है, ठीक है, वो डिमांडेड चीज है। तो एमडीएच के मसाले बेचना हर कोई लाइक करेगा, हर कोई दुकानदार, हर कोई होलसेलर जो है बेचना पसंद करेगा। लेकिन अगर कोई, मैं मेरे नाम से अगर कोई मसाले लॉन्च करूं तो मेरे नाम की मार्केट में इतनी गुडविल नहीं है, लोग मुझे जानते नहीं है, ठीक है। तो जब मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो मिडिल मैन भी उस व्यक्ति के प्रोडक्ट, उस कंपनी के जो माल है, प्रोडक्ट है, उसको बेचना पसंद नहीं करता। तो जल्दी से मिडिल मैन भी नहीं मिल पाते हैं। अगला बिंदु है ख्याति का निर्माण। ख्याति क्या होती है? गुडविल। देखिए, जब ग्राहक को उनकी आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम लागत पर अच्छी वस्तु प्राप्त होती है तो उनको संतुष्टि मिलती है। जब कम कीमत पर अच्छी चीज मिलेगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। और जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है तो संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। इससे बाजार में संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्था की ख्याति बढ़ती है, संस्था की गुडविल बढ़ती है। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था अच्छी चीज मार्केट में अवेलेबल करवाती है तो दूर दूर तक उसकी गुडविल पहुंचती है, उसकी ख्याति बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्था की ख्याति बढ़ेगी तो विज्ञापन, विक्रय संवर्धन योजनाएं भी संस्था की ख्याति में वृद्धि करती है। अगला बिंदु है विकास और विस्तार। देखिए, जब मार्केटिंग मैनेजमेंट सही ढंग से होगा तो नो डाउट संस्था का विकास भी होगा और विस्तार भी होगा। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने पढ़े कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का इफेक्टिव से
इफेक्ट से अधिक उत्पादन हुआ, लागत कम आई, लाभों में वृद्धि हुई, मध्यस्थों की आसानी से प्राप्ति हो गई और गुडविल बढ़ रही है, और ये सब काम होंगे तो संस्था जो है उसका विकास होगा। छोटा सा कारोबार बड़े स्वरूप में प्रकट हो सकता है। ठीक है, संस्था का विकास होगा और उसका विस्तार होगा। विपणन प्रबंध उत्पाद विविधीकरण एवं नव प्रवर्तन कार्यों में सहायक होता है। संस्था अपने विद्यमान ढांचे के अंतर्गत नई वस्तुओं को जोड़ सकती है तथा वर्तमान उत्पादन क्षमता का विस्तार कर सकती है। इस प्रकार संस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाने से विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने बात की कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसका महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसकी इंपॉर्टेंस हमने जानी और समझी। ठीक है, अगर हम इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो देखिए, ग्रोथ इन सेल्स, सेल्स में ग्रोथ होती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प इन मार्केट एंड कंज्यूमर्स एनालिसिस एंड थ्रू विच नॉलेज रिगार्डिंग चेंजिंग इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, सेल्स में ग्रोथ होती है। मोर प्रोडक्शंस, प्रोडक्शंस बढ़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन एट मिनिमम कॉस्ट, लागत जो है वो कम आती है। इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में बढ़ोतरी होती है। हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग मिडिलमैन, मिडिलमैन जो है वो आसानी से हमें मिल जाते हैं। एंड क्रिएशंस ऑफ गुडविल्स, और गुडविल लगातार बढ़ती चली जाती है। तो ये वो सभी बिंदु हैं जो हमें बताते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट का पहला टॉपिक पढ़ा है। ये महत्व किसके लिए है? ये महत्व है केवल और केवल व्यवसायियों के लिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे, हम समझेंगे, पढ़ेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का महत्व और किस किस के लिए है। हमने 4 बिंदु पढ़े थे। पहला बिंदु पढ़ चुके हैं, व्यवसायियों के लिए क्या महत्व है। ठीक है, बाकी जो 3 बिंदु और बच गए उनके लिए क्या महत्व है समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों।